नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। हम लोग रेलवे स्पेशल यूथ कंपटीशन का साइंस का स्टडी कर रहे हैं। इस बुक में रेलवे में टीसीएस द्वारा जितना भी प्रश्न साइंस से पूछा गया है, सभी साइंस का प्रश्न दिया हुआ है और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मतलब पूरे सिस्टमेटिक ढंग से इसमें दिया हुआ है। रेलवे के सभी एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, स्टेज 1, स्टेज 2, एएलपी, पीटी मेंस, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, यानी कि जितना भी एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम के साइंस का प्रश्न सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट बुक जो 2024 का लॉन्च हुआ ये बुक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। फिजिक्स का वीडियो सुबह में अपलोड किया जा रहा है और अभी शाम को केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट 3 यानी कि क्लास 3 वीडियो है। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 तक करवा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 101 का आज देखेंगे। ठीक है, तो किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगा? ठीक है, तो देखिए किसी भी पदार्थ में एक मोल बराबर होता है, आप ये को याद होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक मोल का मान होता है। ठीक है, और एक किसी भी पदार्थ का एक मोल होता है, जैसे कि यहाँ जल बोला। ठीक है, तो द्रव्यमान अगर पूछेगा इतना अणु होता है। ठीक है, ये अणु होता है और द्रव्यमान कितना होता है एक मोल में? एक मोल बराबर होता है, जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसमें कितना मोल एक मोल बराबर होगा? देखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ H2 2 गो है तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 16। ठीक है, तो प्लस 16 यानी कि 16 2 18, यानी एक मोल बराबर कितना है? 18 ग्राम इसका द्रव्यमान है। ठीक है, 18 है। ठीक है, एक मोल बराबर है। तो पूछा कि 90 ग्राम पानी में कितना मोल होगा? तो एक मोल का दाम है कितना? 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम से इसमें भागा देंगे तो पता चल जाएगा कितना मोल है। 18×5 = 90। ठीक है, तो 5 मोल इसमें है, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। ठीक है, तो आप अगर प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो देखते के साथ आसानी से मार देंगे, क्योंकि आपको मालूम हो जाता है कि पानी का जो अनुभार होता है वो 18 होता है। ठीक है, तो 18 ग्राम होता है। 90 ग्राम में पूछा था, 18×5 = 90, यानी 5 मोल बराबर ये है 90 ग्राम है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु मौजूद होते हैं। तो एसिटिक एसिड के एक मोल क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखेंगे, उसमें देखेंगे कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसमें पूछा ऑक्सीजन कितना है, तो देखिए डबल O है, यानी ऑक्सीजन यहाँ 1 और 2 ऑक्सीजन है। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, और एसिटिक एसिड से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए किसी भी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान उसका 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल होता है, तो 3 मोल यहाँ बराबर इतना 69 ग्राम है, 3 से भागा देंगे तो 1 मोल जो आएगा 3 से भागा देंगे क्या होगा? 1 मोल बराबर वो होगा उसका द्रव्यमान, तो 3 से भागा देंगे 23 × 69, यानी कि 23 हो जाएगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। ऐसे भी आपको याद भी होगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। नेक्स्ट है हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का द्रव्यमान अगर होता है कितना? 4 होता है। ठीक है, यानी 1 मोल का बराबर ये है 4 ग्राम। ठीक है, 1 मोल बराबर टोटल कितना ग्राम पूछ रहा है? 64 ग्राम में कितना मोल होगा? तो 64 में 4 से भागा देंगे तो 16×4 = 64, 16 मोल होगा। ठीक है, 16 मोल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, बनाते बनाते आसानी से आपको याद ही हो जाता है। ठीक है, हीलियम में मोलों की संख्या निकालना है तो ग्राम में जो टोटल भार दिया हुआ है, ठीक है, और उसका अनुभार जो होता है, यानी कि हीलियम का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 4 होता है, इससे भागा देंगे। ठीक है, तो निकल जाता है 64 दिया हुआ था कुल, तो 4 से भागा दिए तो 16 मोल आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं? जो कि परमाणु द्रव्यमान
नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड, पहले नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा में से। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद है ये पूछा है। तो नाइट्रिक एसिड का जो 1 मोल का बराबर होगा क्या, जैसे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, तो इसका जो कुल द्रव्यमान होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका कुल द्रव्यमान क्या होगा, तो कुल सबका अलग अलग लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, तो O3 है, यानी 16 48, 48 और कितना है 15 है ना, 14 1 15, तो 48 और 15 कितना हो जाएगा 63 है ना, यानी कि नाइट्रिक एसिड का अनुभार कितना होगा, टोटल 63 हो गया। ठीक है, तो पूछा मोलों की संख्या कितनी होगी, तो पदार्थ का ग्राम में भार क्या होगा, तो देखिए तो टोटल भार इसका दिया हुआ है कितना 63 ग्राम। ठीक है, और इसका नाइट्रिक एसिड का अनुभार कितना है, वो भी 63 ही है। ठीक है, तो 63 से भागा देंगे कितना होगा, 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 मोल बराबर कितना अणु होता है, 6.02 गुना 10 के पावर 23 वाला होगा। ठीक है, 23 ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, ऐसे ही अवोगाद्रो की संख्या भी कहा जाता है। ठीक, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो कॉपर क्या हो, कॉपर क्या है, ये तांबा है। ठीक है, कॉपर तो 1 मोल के बराबर होगा है ना, कितने कहते कॉपर के अणु में कितने परमाणु होंगे, तो 1 मोल बराबर क्या होता है, किसी भी पदार्थ का क्या होता है, जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो उसका 1 मोल के बराबर कितना अणु होगा, तो होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, तो 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले हम लोग निकालेंगे कि कितना अनुभार उसका है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, इसका निकालेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लिख दिया। सल्फर का 16 परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन के क्या होगा 16 चौको 64, तो 64 और 32 कितना होगा, 32 से 96 और 2 98, टोटल क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार जो है 98 ग्राम हो गया। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ये होता है 1 मोल के बराबर, किसी भी पदार्थ का यानी यौगिक का वो कितना होता है, अनुभार जो होता है 1 मोल के बराबर होता है, तो 98 ग्राम है 1 मोल के बराबर। ठीक है, तो पूछा है कितने मोल इसमें होंगे 25 ग्राम में, तो देखिए 25 ग्राम में कितना मोल होगा, तो ये निकालना है, तो 25 ग्राम में 98 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 25 ग्राम में 98 से भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए 25 और भागा 98 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, भागा देना है, आपको थोड़ा सा लग सकता है लेंदी, लेकिन आंसर इसको निकालना है। देखिए 25 से ये बड़ा है 98। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले से नीचे वाला अगर बड़ा होता है तो इसका निश्चित है कि आंसर जो है दशमलव में आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से बड़ा है नीचे, तो ये वाला आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, अब बच गया ये और ये। अब देखिए 98 जो ये 100 के आसपास है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 100, तो 100 अगर मानेंगे 0.2 अंक के बाद होगा, तो 0 है, मतलब कि 0.25 आएगा ना, 0.25 वाला ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुना 10 के पावर 23 कण शामिल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड में 3.0115 गुना 10 के पावर 23 कण मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतना कण है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में इतना कण मौजूद है। देखिए सिंपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उस पदार्थ में कितना होगा, 1 मोल होगा, 1 मोल यानी इतना के बराबर होगा। ठीक है, 6.023 गुना 10 के पावर 23। देखिए कोई भी सूत्र हो जाए, जैसे यौगिक हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या तो जल हो गया, उसमें कितना होता है, अणु 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसमें बोला है कि इतना मोल में कितना कण मौजूद है, कितना मोल है उसमें, तो देखिए होता कितना है, इसका ये इसके बराबर है, 1 मोल है 6.023 के बराबर है, लेकिन ये देखिए उसका आधा कर दिया लगभग है ना, 6 का आधा कितना हो गया 3। ठीक है, तो मोल कितना हो जाएगा, तो इतना कण मौजूद है तो अणु की संख्या कितना हो जाएगा, उसमें उसी प्रकार हो जाएगा, इसका आधा हुआ तो 1 मोल का आधा क्या हुआ
आधा होगा, है ना, 0.5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, या तो इसको आसानी से बन जाता है, ठीक है, ऐसे भागा भी दे सकते हैं कि ना, एक मोल मतलब कि पदार्थ का इतना है तो इतना में पूछा कितना होगा, ठीक है, तो इतना में इतना से भागा दे दिए एक मोल से। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है, ठीक है, सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के परमाणुओं की संख्या क्या होगा। देखिए, एक मोल सल्फर में क्या होगा, इतना परमाणु होता है, तो 0.6 में कितना होगा, तो 0.6 से इसमें गुना कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए, अब ऑप्शन के अनुसार से आंसर निकालना है। अब इसको गुना करेंगे थोड़ा लेंदी होगा, तो ऐसे मोटा मोटी गुना कर सकते हैं, 6 6 36। अब 36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, देखिए यहाँ 36, ठीक, बाकी ये सब ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ठीक, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। तो देखिए, हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है, तो 54 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 4 से भागा दे देंगे, तो 54 में 4 से भागा देंगे तो 13.5 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु मौजूद है, कितने अणु होते हैं। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का क्या होगा, 1 मोल बराबर होता है 6 अब मालूम है, याद रखना है, 6.022 गुना 10 की पावर 23, ठीक है। अब बोला कि 1 मोल के बराबर हो गया ये, ठीक है। अब 0.5 मोल में पूछा, यानी कि आधा उसका, ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे, 6 का आधा करेंगे कितना होगा, 3, ठीक है, 0.2 का आधा होगा 0.1, ठीक है, 3 0.1 और पावर में यहाँ 23 है, ये 23 वाला ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 23 वाला कहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, पहले ही निकाल लेंगे, इसका 1 मोल के बराबर द्रव्यमान पूछा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, कार्बन का कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का होगा O2 है, यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा, कितना होगा 44। कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान यहाँ पर 44 है, और ये 1 मोल होता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ का क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। पूछा 10 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, तो 10 से गुना कर दीजिए, तो 44 में 10 गुना करेंगे 440, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो की संख्या Na है ना, बराबर 6.02 गुना 10 के पावर 23 मोल है, तो किसी त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो 0.1 में क्या होगा, देखिए 1 मोल के बराबर इतना होता है, तो 0.1 पूछा था, 0.1 से गुना कर दीजिए, तो 0.1 से गुना करेंगे तो जो पावर में 10 के पावर 23 है ना, एगो घट जाएगा, तो यहाँ एगो घटेगा तो कितना होगा 22 वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ये क्या है, मीथेन है ना, CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए, मीथेन का पहले होता कितना है वो निकालेंगे, कार्बन का यहाँ पर क्या द्रव्यमान, कार्बन का होगा 12 है ना, कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान 12 होगा, और H4 यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा 4 16, ठीक है, तो 16 इसका द्रव्यमान है, तो 0.1 मोल में क्या होगा, 16 जो हुआ ये क्या हुआ 1 मोल में हुआ, ठीक है, कोई भी होता है 1 मोल के बराबर, तो 0.1 मोल में क्या होगा द्रव्यमान, तो 0.1 से गुना कर दीजिए, तो 0.1 से गुना करेंगे तो 1.6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन फिर समझिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, ठीक है, 2 के बारे में बता रहा है, एक कार्बन का एक हीलियम का, और दोनों का अलग अलग द्रव्यमान है, कार्बन का 12 है, हीलियम का 4 है, बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। देखिए, कोई भी तत्व है 1 मोल बराबर सेम ही होता है, ठीक है, 1 मोल बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ये गलत है, 3 गुना या तो 4 गुना 5 गुना या तो आधा नहीं होगा, क्या होगा, वो होता है बराबर होता है ना,
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में समझ लीजिए, 1 मोल हाइड्रोजन अणु में इतना ही परमाणु होगा, 1 मोल हीलियम में इतना ही होगा, 1 मोल जल में भी इतना ही होगा। ठीक है, 1 मोल का मान सबका बराबर होता है। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद है? तो पानी के 1 मोल में भी यही होगा, 1 मोल में इतना ही होगा, 0.602 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या क्या होगी? देखिए सल्फर का है, होता कितना है द्रव्यमान? 32 है, वो 1 मोल के बराबर होता है, लेकिन पूछा कि 16 ग्राम में क्या होगा, तो यानी कि 32 का आधा हुआ है 16, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? वो भी आधा हो जाएगा, तो आधा होगा यानी 0.5, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का होता है 4, तो 4 हुआ 1 मोल के बराबर। बोला 60 ग्राम में कितना होगा, तो 4 ग्राम से भागा देंगे, 15 मोल के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 120, क्वेश्चन नंबर 120, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी? अब तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए ग्लूकोज का सूत्र पहले लिखेंगे और उसमें देखेंगे कितना द्रव्यमान है ना, उसका द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे और द्रव्यमान से इसमें भागा देंगे, क्योंकि वो जो द्रव्यमान रहता है ग्लूकोज का सूत्र में वो होता है 1 मोल के बराबर। ठीक है, तब इससे इसमें भागा देंगे तो जो आएगा वो मोलों की संख्या आ जाएगा। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का होता है C6, है ना, H12O6। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान निकालेंगे, जैसे कार्बन का द्रव्यमान होता है कितना? 12, तो बरछक 72 से, ठीक है, 72 प्लस ये हाइड्रोजन का होगा 12 है, प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 छक 96, है ना, O6 तो 96, तो 96 और यहाँ 12 98 बर्नम टोटल से 108 और 72 180 आएगा टोटल। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का अनुसूत्र है 180 ग्राम है। अब पूछा 180 ग्राम की कितना होगा? 1 मोल के बराबर होगा, तो इतना ग्राम में कितना होगा? तो 180 से भागा दे दीजिए, 18 × 54 यानी 3 आया, यानी 3 मोल के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 3 मोल के बराबर है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र याद रखना आपको, है ना, C6H12O6, है ना, ग्लूकोज का सूत्र डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट है, हीलियम के 52 kg में डैश अणु उपस्थित होते हैं। तो हीलियम का कितना होता है? 4 से भागा दे दीजिए इसको, 13 चौके 52, 13 इसका आंसर हो जाएगा, मोलों की संख्या 13। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ है। तो Na का अर्थ क्या होता है? किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, ये होता है एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या डैश के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एवोगाड्रो संख्या इसके बराबर होता है 6.022, ये गुना 10 के पावर 23, ये ध्यान रखना है ना, गुना 10 के पावर 23 होता है। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। तो एवोगाड्रो संख्या को Na या तो N0 से निरूपित किया जाता है। ठीक है, N0 ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, N0 या तो Na से निरूपित किया जाता है एवोगाड्रो संख्या को। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी? तो देखिए 88 ग्राम में, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो कितना है इसका ग्राम है ना, वो निकाल लेते हैं, फिर इसमें भागा देंगे ना 88 में, तो वो अणुओं की संख्या आएगा, यानी मोल की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और O2 है, तो 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32 और 12 कितना होता है? 44 से इसमें भागा देंगे, 88 में कितना होगा? 2 से कटेगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2। ठीक है, मोलों की संख्या या तो अणुओं की संख्या दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 मोल के बराबर है ये। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? देखिए हाइड्रोजन का जो होता है ना अनुभार, ये होता है H2। ठीक है, H2 इसका अनुभार होता है कितना? 2। ठीक है,
2 ग्राम के बराबर होता है। तो पूछा 1 ग्राम में कितना होगा, आधा पूछा है, ठीक है। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। ये एक जो अनुभार होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 मोल के बराबर तो ये होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसका अनुभार कितना H2 यानी 2 है। तो 1 ग्राम में पूछा है तो इसका आधा हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बर्जीलियस की परिकल्पना या तो तत्वों के प्रतीक, ठीक है। तो बर्जीलियस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है। तो किस तत्व का प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है, जैसे कार्बन का प्रतीक क्या होता है C, इसमें एक ही अक्षर है। आयोडीन में क्या होता है I, इसमें एक ही अक्षर है। लोहा में क्या होता है Fe, लोहा का प्रतीक है Fe, इसमें 2 अक्षर है, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। फ्लोरीन का क्या होता है F, ठीक है। तो यहाँ पूछा 2 अक्षर, तो लोहा में है ना, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये है ना क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन ही देखिए आपको केमिस्ट्री में 1 से 30 तक परमाणु संख्या और प्रतीक याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित रूप से आएगा एग्जाम में, ये याद रखना है, ठीक है। तो लोहा में क्या होगा, 2 अक्षर का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जाएगा। तत्व का जो नाम रहेगा उसके 1 या 2 अक्षरों से किया जाएगा, ठीक है। जैसे थोरियम लिखा था तो उसका प्रतीक क्या होता है TH है, तो उसका 2 अक्षर लिया गया या 1 या 2 अक्षर लिया जाएगा, ठीक है। ये कहा था किसने, बर्जीलियस ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पर, जैसे सीजियम है, सीजियम कि क्या संकेत क्या है Ce, थोरियम का क्या है TH, सिलिकॉन का Si, टाइटेनियम का Ti, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। तो किसने किया था, बर्जीलियस ने किया था, ठीक है, ये बर्जीलियस ने कहा था। तो देखिए आंसर C है, और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, डेस ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो किसने सुझाव दिया था, तो बर्जीलियस ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है। केवल 1 अक्षर किस में होता है, तो लिखेंगे जैसे तांबा की क्या होता है कॉपर Cu, इसमें 2 अक्षर है। कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl होता है, और कैल्शियम का Ca होता है। तो एक अक्षर किस में, कार्बन में, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दिया गया प्रतीक जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, हाइड्रोजन का, ठीक है, ये हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, तिरछे अक्षर में, बड़े अक्षर में, छोटे अक्षर में, मोटे अक्षर में। तो आप मोटे मोटे दिमाग लगा सकते हैं, किस में लिखा जाता है। तो रासायनिक प्रतीक का जैसे लिखते हैं थोरियम है तो TH है ना, तो बड़े अक्षर में लिखा है, पहला अक्षर जो होता है क्या होता है, बड़े में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। धातु, अधातु और उपधातु से यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, सभी क्या टॉपिक वाइज इसमें सारे क्वेश्चन को एक जगह बताया हुआ है, ठीक। इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो उपधातु कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो उपधातु इसमें कौन सा है, तो देखिए इसमें जर्मेनियम जो है ये उपधातु है, ठीक है। उपधातु से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है 7 उपधातु है, इसको रट के रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ ऑप्शन में जर्मेनियम दे दिया है, अब आएगा आपके एग्जाम में दे देगा बोरोन दे देगा, एंटीमनी दे देगा। तो ध्यान रखना है 7 उपधातु आपको याद रखना है, उपधातु है, ठीक है। कौन कौन सा है इसको याद रखना है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, ये 4 है, पहले ये समझ याद करना, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये 4 हो गया। फिर एंटीमनी 5 हो गया, फिर समझिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक 4 और एंटीमनी 5, और 2 लास्ट में याद रखना है टेलेरियम और पोलोनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो 7 ये है उपधातु, ठीक है। तो फिर समझिए 7 उपधातु को, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और
पोलोनियम। ठीक है, तो यहाँ उपधातु में ऑप्शन में क्या यहाँ दिया है, तो आपको क्या बताएं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखिए यहाँ जर्मेनियम दिया हुआ, तो ये उपधातु है ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्धधातु कौन सा है, तो अर्धधातु सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धधातु है। ठीक है, याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धधातु है। ठीक है, अर्धधातु थोड़ा सा यहाँ और पढ़ लेंगे। अर्धधातु में कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धधातु हैं, इन्हें अर्धचालक या सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक भी पूछे तो यही होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इन्हें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व है। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड, ये भी अर्धचालक है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है, तो उपधातु में 7 को आपको याद करवाए हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलेनियम। अब देखिए क्या पूछा, कौन सा उपधातु है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कौन सा, एंटीमनी। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलेनियम, तो उपधातु यहाँ एंटीमनी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लीजिए। देखिए 7 उपधातु है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक 4 हो गया, एंटीमनी 5, फिर टेलेरियम और पोलोनियम, ये 7 उपधातु है। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है, तो देखिए उपधातु में यहाँ जर्मेनियम है ना, ये उपधातु है, ना तो धातु है ना तो अधातु है। कितनी बार ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए उपधातु 7 को आपको रट के रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है 138, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, अधातुओं के बारे में पूछा है, कौन सा सत्य है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत का ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती, ये सही है। ठीक है, ये याद रखना है। देखिए अधातुएं प्रकृति में विद्युत का ऋणात्मक होता है, क्योंकि धातु अगर पूछे, धातु में क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके। देखिए अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, यहाँ त्याग करके भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है ग्रहण करके। देखिए ग्रहण करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लेता है, आप अगर लेते हैं तभी आप माइनस में जाते हैं, आपके ऋण चढ़ जाता है ना, ऋणात्मक होते हैं आप। ठीक है, देने के बाद क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक होता है, आप दिए हैं तो वो ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ दोनों चीज़ें होगा। अधातु क्या है, ऋणात्मक होती है और ये ग्रहण करती है, तभी तो ऋणात्मक होगी, है ना, तो ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे ऑप्शन में आपको दे दिया है कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है, इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ क्या दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती नहीं। त्याग में क्या होता है, वो धनात्मक हो जाए, वो धातु करता है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। उपधातु कौन कौन सा है, आपको याद करवाएं, सिलिकॉन है ना, और बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सभी है, ये नहीं है। सेलेनियम नहीं है, सेलेनियम के जगह कौन सा था, टेलेरियम। टेलेरियम उपधातु है और पोलोनियम ये उपधातु है। ठीक है, तो पूछा कौन सा उपधातु नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है उपधातु नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, तो धातु कौन सा नहीं है। ठीक है, तो धातु देखिए ये क्या है, सीसा ये धातु है, ये क्या है, अस्केंडियम ये धातु है, ये क्या है, गैलियम ये धातु है, सिलिकॉन ये नहीं है। ये सिलिकॉन क्या है, उपधातु है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरोन, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम ये सब क्या है, उपधातु है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, ये सही है। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो कौन सा सही व्याख्या करेगा, तो यहाँ क्या, धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातुएं ऋणायन नहीं है, वो धनात्मक बनाती है ना, धनात्मक होता है। धातुएं
क्या होगा, धनायन वाला होगा। धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो देखो जब धनायन बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, त्याग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना इसका। हाँ, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो विद्युत धनात्मक किसका होगा, धातु का होता है। धातु धनात्मक ऐसे रिलेट करके याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अधातु ऋणात्मक होती है प्रकृति, ठीक है, लेकिन धातु धनात्मक पूछा, धातु पर टिक कर देना, धातु होता है धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तार के रूप में ढाला जा सकता है, वो होता है तन्यता, ठीक है। और चादर के रूप में अगर उसको ढाला जाता है तो वो होता है आघात वर्धनीयता, है ना। चादर के रूप में पीट कर अगर उसको ढाला जाता है तो वो होता है आघात वर्धनीयता। तार के रूप में डाला जाता है तन्यता होता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है पूछे तो सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु भी पूछे तो वो सोना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। धनात्मक धातु। नेक्स्ट है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है तो वक्र होता है, ठीक है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है तो वक्र होता है। नेक्स्ट है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर या फाइल बनाने में आसानी होती है। पत्तर यानी कि वो पतली चादर जो होती है ना, पत्तर, तो वो आघात वर्धनीयता होता है ना। आघात वर्धनीय, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना, सबसे तन्य धातु भी सोना होता है। अब पतले तार के रूप में ढाला जाता है वो गुण कौन सा होता है, वो तन्यता होता है, ठीक। नेक्स्ट है 147, धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता। पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता तन्यता, और चादर के रूप में ये होता है आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता। पतली चादरों यानी कि आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है। वे तन्य और आघात वर्धनीय होता है, ये तो सही है। वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही है। वे विद्युत का ऋणात्मक, ये गलत है। धातु धनात्मक, धातु क्या होता है धनात्मक, यहाँ लिखा है कि ऋणात्मक, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। तो धातु अपनी वास्तविक स्थिति में क्या होता है, मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है, ठीक है। ये क्या है, धातु मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।